नाउ वेलकम अगेन, वेलकम टू आर्के एजुकेशंस। आज हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक में और पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों मोशन में थोड़ी सी अंतर होती है। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है दोस्त कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बराबर बराबर डिस्टेंसेस बराबर समय में कन्वर्ट ट्रैवल करे तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कुछ वैसा ही है, अगर सिर्फ डिस्टेंस बराबर ना हो, अनइक्वल हो जाए लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल रहे, तो उस मोशन टाइप को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग। इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल दिया गया है, जिसमें 9:30 AM पे ऑब्जेक्ट ए 10 मीटर ट्रैवल करता है तो ऑब्जेक्ट बी 12 मीटर ट्रैवल करता है। 9:45 AM पे ऑब्जेक्ट ए 20 मीटर ट्रैवल करता है तो ऑब्जेक्ट बी 19 मीटर ट्रैवल करता है। एट 10 AM ऑब्जेक्ट ए 30 मीटर, ऑब्जेक्ट बी 23 मीटर। आफ्टर 15 मिनट्स 10:15 AM travel distance traveled by object A is 40 and the distance traveled by object B is 35, and further respectively distances are given. Now we have to observe that which of these is uniform and which of these is non-uniform. So first we have to look over the distance traveled by the object A. We observe here that from the time interval 9:30 to 9:45 AM, the difference between the distances is just 20 minus 10, just 10 meter, just 10 meter. And the next for next 10 minutes it is just 10 meter, and for next 10 minute for object A it is also just 10 meter, and for further we also can the difference everywhere is 10 meter, and the time interval is also equals just at a difference of 15 minutes. Now look at the distance traveled by object B. यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट 9:30 पे 12 में बी है जो 12 मीटर ट्रैवल करता है, जस्ट अगले सेकंड पे वो 19 मीटर है, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 7 मीटर का है। इसके बाद जस्ट आगे हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंस है 19 to 13, यानी अगले 15 मिनट में वो ऑब्जेक्ट जस्ट 4 मीटर ही ट्रैवल कर पाता है, एंड इन नेक्स्ट 15 मिनट्स ही जस्ट कवर्स मोर ड्रास्टिक चेंज, यानी 12 मीटर नाउ ही कवर्स। इट मीन्स कि both objects are covering distances at different rates. So in first the differences in amounts of distance is equal, but in for object B differences are unequal. So object A is called in uniform motion and object B will be called in non-uniform motion. Clear? Good. Now look at speed. What is speed? अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी दूरी ट्रैवल कर रही हो, कुछ दूर जाए, तो उसका स्पीड कुछ ना कुछ तो होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है कि इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन बाय इट इन कवरिंग दैट डिस्टेंस। इसका मतलब है कि अगर ये किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को कवर करने में लगे हुए समय के रेशियो को स्पीड कहते हैं। इट मीन्स कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, distance by time. Whose SI unit is meter per second. Now we can see here the SI unit of distance, that is for length, is meter and for time is second. So SI unit is meter per second. So SI unit of speed is meter per second. That can also be written as meter per second, like this. These both are same. Now we will look on average speed and average velocity. So average speed is called the ratio of total distance covered by any object by total time taken. It means कि if any object covers some distances at different time interval, then the average speed would be equal to total distance covered divided by total time taken. And the next topic is velocity. Velocity means that
द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट डन बाय एनी ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन बाय इट। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किए गए डिस्प्लेसमेंट और उसमें लिए गए समय के रेशियो को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट डन एंड टोटल टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन चेंज कर रहा हो, अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कुछ ना कुछ तो होगा, जिसकी वजह से उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टाइम से डिवाइड करके पता कर लेंगे। दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डन बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डन बाय टोटल टाइम टेकन। Now we will look over differences between speed and velocity. Speed is the ratio of distance and time, but ratio of displacement and time gives velocity. स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रेशियो को कहा जाता है, जबकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को कहा जाता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बेशक दोनों का सही यूनिट मीटर पर सेकंड है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों होती है और ये दोनों ही एक तरह का डायरेक्शन है, इसकी वजह से वेलोसिटी वेक्टर बन जाती है। इसके बाद स्पीड का थर्ड पॉइंट कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इट मीन्स कि अगर स्पीड को कैलकुलेट करना हो तो हमें मतलब डिस्टेंस से होता है, डिस्टेंस और टाइम से, जबकि वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है तो हम लोगों को उसके पोजीशन से मतलब होता है कि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, क्योंकि तभी तो डिस्प्लेसमेंट निकल पाएगा। इसीलिए वेलोसिटी को पोजीशन डिपेंडेंट कहा जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पेज नंबर 102 में, जिसका पहला इंडेक्स क्वेश्चन कहता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जो अभी हमने जस्ट पहले देखा, जस्ट अभी 10-15 सेकंड पहले, जो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए, कर लोगे ना? बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड। एंड सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। इसका मतलब है कि ये हमसे पूछ रहा है कि किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होगी। चलिए इसका आंसर हम लोग देख, कहते हैं व्हेन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम। दैट्स बिल्कुल सही बात है। वो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए तो कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट आपका उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, और वो भी कब? तो जब उसका इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। जाहिर सी बात है, जो ऑब्जेक्ट जहाँ से आए अगर वो वहीं चला जाए तो उसका जो इनिशियल फाइनल पोजीशन होगा वो भी दोनों सेम होगा, जिसकी वजह से वो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट बराबर समझ जाएगा। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ये केस पॉसिबल है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल में इंजन पे कभी गाड़ी पे बैठे हो ना? हाँ बैठे हो। तो उसमें बाइक पे दो तरह के मीटर लगे होते हैं, एक तो फ्यूल बताता है और एक मीटर में दो तरह के डिज़ाइन बने होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा फिगर बना के, समझ में आ जाए तो बढ़िया है। इस तरह का फिगर होता है जिसमें इसमें टोटल किलोमीटर लिखे होते हैं और ये मीटर है जो बताते रहता है कि हमारा करंट स्पीड क्या है। तो ये इस फ्रंट पूरा स्पीडोमीटर है जो हमारा करंट स्पीड को बता रहा है, और इसके बीच में लगा ये छोटा सा जो बॉक्स है, देखिए में छोटा लगे, जो छोटा सा बॉक्स है ये बड़ा सा काम कर जाता है। ये हमारे द्वारा चले गए पूरे डिस्टेंस को जमा करके रखता है जो किलोमीटर में दिखाता है। तो यही ओडोमीटर है, इसका काम है डिस्टेंस को कैलकुलेट करके रखना। So the odometer measures the distance covered by any automobile. So next question कहता है क्वेश्चन नंबर 4, What does the path of an object look like when it is in uniform motion? कहता है कि एक ऑब्जेक्ट का जो रास्ता होगा वो किस टाइप का होगा अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा हो। तो स्टूडेंट्स, जनरली जो पाथ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो स्ट्रेट ही होता है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड से चलना आसान है। बट इट मे बी सर्कुलर और एनी अदर शेप आल्सो बी पॉसिबल, बिकॉज इट मे बी
ऑफ सर्कुलर और एनी अदर शेप आल्सो, बट वन कंडीशन इज देयर, एक शर्त है वहाँ पे कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में कवर होनी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट मोशन यूनिफॉर्म मोशन में कही जाएगी। इसलिए कई जगह पे आपको सिर्फ स्ट्रेट पाथ भी लिखी मिल सकती है, तो कई कई जगहों पे आपको सर्कुलर पाथ भी लिखी मिलेगी, तो दोनों सही है फ्रेंड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, तो व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन एंड द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि जो सिग्नल है स्पेसशिप जो आकाश में उड़ रही थी उसका जो सिग्नल है अर्थ पे ग्राउंड स्टेशन पे 5 मिनट में पहुंच गया, और स्पेसशिप का जो सिग्नल चला वहाँ से वो लाइट की स्पीड से आया जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड को हम लोग 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेशन होती है। सो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, व्हाट वाज द डिस्टेंस, तो आप लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो जो बिल्कुल आसान है, आराम से कर सकते हैं आप। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो यूनिट कंफर्म करना होगा, तो हम लोग पहले मिनट को सेकंड में करेंगे, जो टाइम टेकन बाय सिग्नल टू रीच द ग्राउंड 5 मिनट दिया हुआ है उसको हम लोग पहले सेकंड में करेंगे, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगी 60 से और 300 सेकंड होगी। इसके बाद सिग्नल का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसको यूज़ करेंगे हम लोग डिस्टेंस निकालने में। डिस्टेंस फार्मूला होता है विथ फ्रेंड्स स्पीड इंटू टाइम, और हम स्पीड को टाइम की जगह और स्पीड को स्पीड की जगह रखेंगे। टाइम है 300 सेकेंड, स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 × 3 900, 900 × 10⁸ इट मीन्स कि 9 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 900 को हम लोग 9 × 100 भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब हुआ कि 9 × 10⁻2 मीटर। तो 9 × 10⁻2 अगर 9 बड़ा हो और पहले से 10⁸ था तो दोनों प्लस होके हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। आप ये भी आंसर कर सकते हैं, ये भी आंसर कर सकते हैं, समझे। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि जब भी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी में बदलाव हुआ है, यानी वेलोसिटी बदली है वहाँ पे, इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि a = b - u/t। एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया जाता है, b फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड t फॉर टाइम। अब स्पीड बदला है तो उसका शुरुआत का वेलोसिटी तो कुछ और होगा और फाइनल वेलोसिटी भी कुछ और होगा, इसीलिए a = b - u/t। इसका ऐसा यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को b - u/t का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो वेलोसिटी का जो भी स्पीड हो, इनिशियल हो या फाइनल हो, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा और टाइम का सेकंड होगा। दैट्स वाई मीटर पर सेकंड में सेकंड नीचे आएगी तो सेकंड से मल्टीप्लाई होगा और मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल ऐसा यूनिट ऑफ मीटर पर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ कम्स एक्सेलरेटेड मोशन। We have written here when the velocity of an object is increasing in positive direction. Here positive direction is not a direction that we generally know, north, east, south, west, not like that. ये उस तरह का नहीं है जैसा हम लोग अभी तक सुनते हैं डायरेक्शन के बारे में। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। इट मीन्स कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है या तो वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो अगर स्पीड बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन है वो, और अगर घटेगा तो बोलेंगे डी एक्सेलरेटेड है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस ड्यूरिंग चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज होने के दौरान स्पीड कम हो जाए तो वो डी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगी फ्रेंड्स। तो आगे दोबारा से इंटेक्स क्वेश्चन हम लोगों को मिला, जिसका पहला क्वेश्चन है कि व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो कब ये यूनिफॉर्म होगी और कब नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अभी, जस्ट 2 मिनट में। बहुत ज़्यादा ईजी है ये। कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स और डी एक्सेलरेट्स इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नहीं फिर व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि हर टाइम इंटरवल में उसका जो स्पीड हो वो बराबर बराबर बढ़े या फिर घटे, इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, तो इस तरह का एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो स्पीड है वो बराबर अमाउंट में घटनी या बढ़नी चाहिए,
इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी इसकी जस्ट उल्टी होगी। सपोज करते हैं कि जो वेलोसिटी दो ऑब्जेक्ट है ए और बी जो मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी के साथ, तो इक्वल टाइम इंटरवल एट 9:30 पे ऑब्जेक्ट ए जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, जबकि जो बी है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगले 15 मिनट्स में ऑब्जेक्ट ए 12 मीटर पर सेकंड का स्पीड एक्वायर करता है, तो ऑब्जेक्ट बी जो है 22 मीटर पर सेकंड का स्पीड एक्वायर करता है। अगले 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ए 14 मीटर पर सेकंड का स्पीड एक्वायर कर लेता है, तो जो ऑब्जेक्ट बी है उसको 25 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी एक्वायर करता है। इस तरीके से अगले 15 मिनट में वेलोसिटी जो ए है वो 16 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी तक पहुंच जाता है, और जो बी है वो 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड तक पहुंचता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है उसमें पहला 15 मिनट में 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीजमेंट हुआ, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का ही हुआ, अगले लास्ट 2 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीजमेंट हुआ। जबकि हम बी के लिए देख सकते हैं कि पहला 15 मिनट में 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीजमेंट है, अगले 2 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड का इंक्रीजमेंट है, अगले 15 मिनट में 15 मीटर पर सेकंड का इंक्रीजमेंट, यानी हर 15 मिनट में इसका जो स्पीड का इंक्रीजमेंट है वो अलग अलग डिफरेंसेस है, जबकि ए का सेम है। और यही वजह है कि जो है ए का वेलोसिटी बराबर टाइम इंटरवल में बराबर स्पीड से अमाउंट की स्पीड से बढ़ने की वजह से ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, जबकि जो बी है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे और बी की वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। समझ में आई बात? ओके। जैसा हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डायग्राम एग्जांपल में देख के समझे, बिल्कुल यहाँ भी वही कहता है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इन अनइक्वल अमाउंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 minute, when the velocity of an object do not increases in equal amount with equal interval of time। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर अमाउंट में बराबर समय के साथ इंक्रीज या डिक्रीज ना करे तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसा कि हम लोग एग्जांपल में अभी जस्ट देखे थे कि जो डिफरेंसेस थे ऑब्जेक्ट बी के लिए वो हर 15 मिनट में अलग अलग थी, जबकि ए के लिए बराबर थी, इसीलिए बी का नॉन यूनिफॉर्म था और ए का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो क्लियर हुआ? ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। कहता है कि एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेता है जस्ट 5 ही सेकंड में, तो बताइए कि एक्सेलरेशन क्या था। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू दैट टू ऑब्जर्व दैट व्हाट डाटा हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। वी सी हियर दैट स्पीड डिक्रीज फ्रॉम 80 to 60। इट मीन्स कि पहले वो 80 की स्पीड से चल रही थी और अब 60 की स्पीड पकड़ ली, यानी इनिशियल स्पीड हो गई उसके u हो गई 80 किलोमीटर पर आवर एंड v हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, जबकि टाइम सेकंड में दी हुई है। तो एक्सेलरेशन में जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। और इसलिए इसने वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी बड़े डिस्टेंस के यूनिट को जो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करनी हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम लोग कर लेते हैं। सो 80 इंटू 5 400/18 एंड 60 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई की 5/18 से, तो वो हो गई 300/18 मीटर पर सेकंड। नाउ टाइम 5 सेकंड है, तो हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, जो v - u/t के फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। भी हम लोगों के क्वेश्चन में दी हुई थी 300/18 माइनस u 400/18 डिवाइडेड बाई टाइम 5 सेकंड। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर इन द न्यूमरेटर पार्ट, numerator of the fraction in the numerator of the main fraction, that is 18. After solving this problem you can solve it at your own, not I am not telling to do the same। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम तरीके से सॉल्व करो, अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन होगी वो सेम आनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो रिजल्ट होनी चाहिए वो -100/90। इट मीन्स कि 0 to 0 कैंसिल, यानी -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होनी चाहिए। और नेगेटिविटी बताएगी कि जो एक्सेलरेशन था वो नेगेटिव था, मतलब कि जो वेलोसिटी चेंज होने के दौरान उसका स्पीड
डिक्रीज हो रहा था, इसीलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है यहाँ पे। समझ गए? क्लियर? तो आप सॉल्व कर ही लोगे। गुड। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। कहता है कि एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करती है। इसका मतलब दोस्तों समझना यहाँ पे है स्टूडेंट कि वो रुकी हुई थी, और रुके हुए केस में जो ट्रेन होती है उसका इनिशियल स्पीड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी हुई हो तो इनिशियल स्पीड जीरो हो जाती है, यानी कि यू जो है इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो है, और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 40 किलोमीटर पर आवर यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, वो भी जस्ट 10 मिनट में यानी कि 600 सेकंड में। तो अब एक्सेलरेशन निकालना है हमें। चलिए देखते हैं इसको भी। तो फ्रेंड हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है कि इनिशियली ट्रेन वाज एट रेस्ट, इसीलिए इसका यू जीरो, और भी अब चूंकि इतना का स्पीड पकड़ लेता है वो 10 मिनट में, तो भी हो गए 40 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोगों ने वापस से फिर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करते, जैसे पहला के क्वेश्चन में भी हुआ था, पहले क्वेश्चन में भी हुआ था, ऊपर देख सकते हैं आप, यू कैन सी, ऑफ कोर्स यू कैन। सो यहाँ भी वही हुआ, मल्टीप्लाई किए तो जो रिजल्ट मिला 200/18 मीटर पर सेकंड का मिला, और टाइम मिनट मिला तो इसको भी सेकंड में करना जरूरी है, बिना सेकंड में किए गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझिए मिस्टेक है। तो 60 से 10 में गुना किए तो हमको मिला 600 सेकंड। इसको हम लोग वैल्यू पे पुट किए, बी का वैल्यू पुट किए, यू को पुट किए और टी का पुट किए। इसको अपने तरीके से अगर आप भी सॉल्व करें या हम भी सॉल्व करें, कोई भी सॉल्व करे, तो इसका रिजल्ट सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो का को सब्ट्रैक्ट करना था 200/18 से, तो 200 ही रहता, और 18 ऊपर का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, जो मेन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका आप रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर किसी फ्रैक्शन में a/b डिवाइडेड बाई c हो, तो इसका मतलब होता है कि a/b डिवाइडेड बाई c, इसका मतलब कि a/b इंटू 1/c, इट मीन्स कि a/b इंटू c। सो वही यहाँ पे भी हुआ, 200/18/600 था, तो 18 नीचे आया, 200/18 इंटू 600। सो यहाँ पे हम लोग 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, और फिर 2 से 3 टाइम्स में 6 को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि ऊपर बच गया 1 और नीचे हो गया 54, यानी कि जो एक्सेलरेशन है 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? गुड।